नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। मेरे सभी रसगुल्ले तैयार हो जाएं। आज कल जो आपने 9 जून का लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम दिया था, उस लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की ऑफिशियल आंसर की हम आपके सामने लेकर के आए हैं और हम उसमें आपको बताएंगे कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हैं और कौन से गलत हैं। इसके बारे में हम फुल एनालाइज करने वाले हैं और ये क्वेश्चन और पेपर का लेवल भी बताएंगे कि किस लेवल का आपका पेपर आया है। और पीछे जो मैंने क्लास करवाई है लैब असिस्टेंट की, उस क्लास से संपूर्ण क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं ज्योग्राफी से हो या फिर हिस्ट्री से हो, सभी क्वेश्चन इसी क्लास से हैं। तो आप आगे की नेक्स्ट तैयारी के लिए भी जुट जाएं। जिनका स्कोर कम हो रहा है, टोटल आपके 150 क्वेश्चन थे और 150 क्वेश्चन में कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप एनालाइज करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे। उसके बाद में मैं आपका कट ऑफ जारी कर सकता हूं कि हाँ, इस तरह से आपका है सिलेक्शन हो सकता है। तो आज इस क्लास में अपना पेपर उठाइए और नोट कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन सही है और फुल एनालाइज करेंगे। जो करेक्ट आंसर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ यहाँ है और इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो लैब असिस्टेंट में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें ए है, राजस्थान में देश में बाजरा उत्पादन में बड़ा उत्पादक देश है, राज्य है। बी है, राजस्थान में अजमेर, नागौर, अलवर, भरतपुर मुख्य ज्वार उत्पादक जिले हैं। सी है, राजस्थान का तिलहन और सरसों उत्पादन में देश में पहला स्थान है। डी है, राजस्थान में कपास उत्पादन में भरतपुर एक अग्रणी जिला है। ई है, मक्का उत्पादन की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ए बी सी ई। यानी जो गलत होगा इसमें वो होगा डी, क्योंकि राजस्थान में कपास उत्पादन में भरतपुर है वो अग्रणी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैदानी भाग में स्थित है राजस्थान के भरतपुर, और मैदानी भाग में जो जलोढ़ मरता है वहाँ पर कपास का उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है ना। तो भरतपुर में कपास उत्पादन नहीं बल्कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में अग्रणी माना जाता है कपास उत्पादन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो ए बी सी और ई ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन है राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए है, राजस्थान में वन आच्छादित क्षेत्र करीब 9.57% है। बी पूछा गया कि संगन वन राजस्थान के सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद में विस्तृत है। सी में पूछा गया उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डी में पूछा गया उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन राजस्थान के छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है ए बी सी। तो डी है इसका गलत होगा, क्योंकि शुष्क और पर्णपाती वन है वो राजस्थान के छोटे क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, परंतु जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। और मरुस्थल क्षेत्र का जो विस्तार है राजस्थान में 61.11% है। तो सबसे ज्यादा है शुष्क पर्णपाती वन है वो पाए जाते हैं, छोटे क्षेत्रों में नहीं, अधिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसलिए इसका डी होगा वो गलत होगा और सही जो है ए बी सी है। तो इसलिए ए है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिसाधन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। तो अभिकथन पढ़ते हैं। ए में बहुत सारी वन्यजीव प्रजातियां विलुप्त के कगार पर हैं और राजस्थान में भी इनकी संख्या दिन ब दिन घट रही है। कारण पूछा है, वन्यजीव हानि का मुख्य कारण है आवास हानि, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कस्बों, बांधों, सड़कों, औद्योगिक इकाइयों के निर्माण इत्यादि के कारण वन भूमि में हानि या फिर कमी हो रही है। क्या ये सही है? इसमें यानी सही है, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए सही है, क्योंकि वन्यजीव जो इस तरह से लुप्त हो रहे हैं उसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है? जलवायु परिवर्तन है। आवास, जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने की वजह से आवास में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण हो रहा है उद्योग की वजह से, बांध का निर्माण हो रहा है उस वजह से, सड़कों का, औद्योगिक इकाइयों के निर्माण से इनमें क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो कथन और कारण दोनों भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर है। तो लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं आज आपको 150 संपूर्ण क्वेश्चन के बारे में एनालाइज करवाऊंगा और सही करेक्ट आंसर के बारे में बताऊंगा।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में। ए है, अभिकथन है कि ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान जून माह में दर्ज किया जाता है। कारण है ग्रीष्म ऋतु में लू नामक गर्म हवा राजस्थान में बहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं की गई है, क्योंकि इसमें पूछा है कि ग्रीष्म ऋतु अधिकतम तापमान है वो जून माह में दर्ज किया गया। ये सही है, जून माह में सबसे अधिकतम तापमान होता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु लू नामक गर्म हवा राजस्थान में बहती है। हाँ, ये हवा के बारे में पूछ लिया यहाँ पर, वहाँ पर तापमान के बारे में, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में जो तेज गति से आंधी चलती है शुष्क, उसको लू कहते हैं, इसके बारे में पूछा, तो इसकी सही व्याख्या नहीं की गई है। परंतु आर ए दोनों सही है, लेकिन आर ए की वो सही व्याख्या नहीं करा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए पूछा गया था लैब असिस्टेंट में, ज्योग्राफी में। निम्नलिखित में प्रवाहित बहते जल के भूआकृतिक अधिकारक के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। ए है, प्रवाहित जल आर्द्र प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बी है, स्थलजात प्रवाह के कारण अपर्दन होता है। सी है, नदी चैनल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक अपर्दन होगा। डी है, युवा अवस्था में धारा विभाजन किरण और उठे होते हैं दलदली भूमियों, आर्द्र स्थलों और झीलों के साथ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, ए और बी, यानी बी ए इसका करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों सही है और सी और डी दोनों गलत है। तो ये दोनों इसके सही होंगे, ए और बी। नेक्स्ट चलते हैं। सुमेलित करने हैं राज्य और एक तरफ पर्वत और शिखर दे रखे हैं। तो जम्मू कश्मीर राज्य, लद्दाख और उत्तराखंड और सिक्किम, इसमें कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं? एक में पूछा गया माउंट नंदा देवी, माउंट कंचनजंगा, नून और साल्टोरो कागड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो हम अगर देखें मिलान करें, जम्मू कश्मीर है उसका है नून, लद्दाख की बात करें लद्दाख में है साल्टोरो कागड़ी, उत्तराखंड की बात करें तो माउंट नंदा देवी, सिक्किम की बात करें तो वह माउंट कंचनजंगा। तो ये पर्वत शिखर है वो इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो नोट लगा लीजिए आप ए, और आप कमेंट के माध्यम से बताओगे कि आपका स्कोर किस तरह का रहा है और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानचित्रों के प्रकार को स्केल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो एक में पूछा गया था स्थलाकृतिक मानचित्र, बी में है भूसंपत्ति मानचित्र, सी में है एटलस मानचित्र और डी में है नगर योजना मानचित्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो हम अगर व्यवस्थित रूप में करें तो 1 नंबर सी है वो आएगा, यानी एटलस मानचित्र। उसके बाद में स्थलाकृतिक मानचित्र 2 नंबर, 3 नंबर अगर बात करें तो वह नगर योजना मानचित्र यानी 3 नंबर, और 4 नंबर बात करें तो वह भूसंपत्ति मानचित्र। तो इस तरह से हम इसे व्यवस्थित है वो कर सकते हैं, यानी निम्न से उच्च यानी छोटे से बड़े मानचित्र की ओर अगर देखें तो एटलस मानचित्र, 2 नंबर में स्थलाकृतिक मानचित्र, 3 नंबर में नगर योजना मानचित्र और सबसे जो बड़ा है वह है भूसंपत्ति मानचित्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब ग्रीनविच 0 डिग्री में समय दोपहर के 12 बजे हो तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान के स्थानीय समय का निर्धारण करो। यानी 0 डिग्री पर समय कितना हुआ, 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय हमें पूछा है। तो आप निकालने का अच्छा तरीका है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में हमें जो मिनट समय लगता है वो है 4 मिनट का। तो हमें देशांतर ज्ञात करने कितने देशांतर हो गए, 0 से 90 देशांतर हो गए, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 को कितने आगे, तो हमारे पास में आता है 360 मिनट। और 360 मिनट को हमें क्या करना है, 60 से भाग देना है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो हमारे पास में आता है 6 घंटे। तो 6 घंटे पूर्व में जाएंगे तो समय हमेशा आगे होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, 6 प्लस कर देंगे 12 में तो 6 PM होगा इसका। तो यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 6:06 बजे। ये देख सकते हैं आप, यानी एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है, तो 90 डिग्री घूमने में कितने समय, 90 × 4 360 मिनट, यानी 6 घंटे हो गए। तो इसका क्या होगा, 12 में जोड़ते हैं तो 6 बजेंगे।
ठीक है, तो ये मुख्य क्वेश्चन है। इस तरह से और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने करवाए भी है ज्योग्राफी क्लास में, वहां पर आप जाकर के देख सकते हो समय का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में से किसमें पृथ्वी की सतह के किसी प्रदत्त क्षेत्र की आकृति शुद्ध रखी जाती है? तो ए है होमोलोग्राफिक प्रक्षेप में, बी है दिग्गज या क्षैमध्य प्रक्षेप में, सी है यथाकृतिक प्रक्षेप में, डी है लंबकोणीय प्रक्षेप में। तो अगर आकृति शुद्ध रखी जाती है तो वो प्रक्षेप है यथाकृतिक प्रक्षेप सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यथाकृतिक प्रक्षेप है, उसमें आकृति है वो शुद्ध रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मानचित्र प्रक्षेप में भारत की सर्वोत्तम निरूपित किया जा सकता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ए है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, बी है शंक्वाकार प्रक्षेप, सी है क्षैमध्य प्रक्षेप और डी है मर्केटर प्रक्षेप। तो मानचित्र प्रक्षेप में भारत की सर्वोत्तम निरूपित किया जाए, यानी भारत का है वो मानचित्र है वो शुद्ध रूप में बनाया जा सकता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, वो है शंक्वाकार प्रक्षेप में। तो शंक्वाकार प्रक्षेप है वो सबसे उपयुक्त विकल्प है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित ढालों में से किसमें समोच्चय रेखाएं अति निकट स्थित होती है? तो ये ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कि समोच्चय रेखाएं हैं वो अधिकतम निकट तो होती है, यानी पास में होती है। तो उसमें किस तरह के ढाल का निर्माण होता है? ए है मंद ढाल, बी है तीव्र ढाल, सी है उत्तल ढाल और डी है अवतल ढाल। तो यानी जब समोच्चय रेखाएं हैं वो अगर पास पास में होती है, इस तरह से होती है समोच्चय रेखाएं पास पास में, तो उसमें तीव्र ढाल होता है, इसलिए बी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें बी है वो करेक्ट आंसर। इस तरह की ढाल होती है तो उसमें समोच्चय रेखाएं पास पास में होती है। अगर इसमें मंद ढाल होती है, इस तरह की मंद ढाल, तो समोच्चय रेखाएं क्या होगी? दूर दूर होगी। तो याद रखना, जहां पर तीव्र ढाल होती है वहां पर समोच्चय रेखाएं पास पास में होती है, मंद ढाल होती है तो समोच्चय रेखाएं दूर दूर होती है। तो इसलिए बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पृथ्वी के किस प्रदेश में महाविविधता केंद्रों की संख्या सर्वाधिक है? ए है शीतोष्ण प्रदेश में, बी है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, सी है ध्रुवीय प्रदेश में और डी है प्रशांत महासागर में। तो इसका करेक्ट क्या आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। तो महाविविधता है, यानी सबसे ज्यादा तो विविधता पाई जाती है वो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर मैं संपूर्ण नोट्स डालता हूँ और क्लास भी वहाँ आती है मेरी, संपूर्ण ज्योग्राफी से संबंधित मेरी क्लास आती है। और सीटी का जो आप तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की, ग्राम सेवक की, सभी जो तैयारी कर रहे हैं आप, तो वहाँ आपको क्लास रोजाना शाम 7:30 बजे आपको उपलब्ध करवाई जाती है, तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र यानी स्थलों यानी हॉटस्पॉटों को पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो ए है अंटार्कटिक वन क्षेत्र ब्राजील में, बी है पूर्वी चाप पर्वतमाला तंजानिया में, सी है मध्य अमेरिकी उच्च भूमि वन, डी है पूर्वी हिमालय और ई है क्वींसलैंड। तो इसका पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए कैसे? यानी अगर व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आएगा मध्य अमेरिकी उच्च भूमि प्रदेश जो सबसे पश्चिम में है, उसके बाद में आएगा अंटार्कटिक वन क्षेत्र जो ब्राजील में है 2 नंबर पर, उसके बाद में पूर्वी चाप पर्वतमाला तंजानिया में, उसके बाद पूर्वी हिमालय भारत और एशिया में, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। इसलिए पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें यानी पश्चिम से पूर्व की ओर तो इस तरह से व्यवस्थित होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। तो आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट में आप जल्दी से जल्दी बताओगे मुझे कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ए बी डी, यानी ए बी और डी इसका करेक्ट है। यानी रुद्रप्रयाग पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है, ये गलत है। अगर बात करें पिंडर अलकनंदा है वो कर्णप्रयाग से मिलती है। और ई की बात करें सोन नदी गंगा के बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, नहीं, सोन गंगा के दाहिनी तट पर मिलती है, बाएं तट पर नहीं मिलती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ए बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपदा निवारण में निम्नलिखित में कौन से उपाय शामिल हैं? तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका है डी, ए डी ई, यानी ए डी और ई इसके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अपवाह तंत्रों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सी डी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है, दोनों सही है। ये ए और बी दोनों गलत है। तो यानी नर्मदा बार बार मार्गबंधन के लिए कुख्यात है, गलत है। कोसी नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये दोनों गलत हैं। तो सी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए इसमें सी और डी है वो डी में है, सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ए है, जैसे जैसे समुद्री तरंग पुलिन है के पास आती है वह धीमी हो जाती है। कारण पूछा है, गतिशील जल महासागर नितल यानी समुद्र तल के बीच घर्षण घटित होता है। तो इसका ए सही है, ए और आर दोनों सही है, और ए आर की दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वन नीति 1988 के लक्ष्य के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग में वन आवरण के अंतर्गत होना चाहिए? तो वो है करेक्ट आंसर बी, 33% भाग पर। और प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जो क्लास करवाई है उनमें संपूर्ण क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, यानी 80 से 90% क्वेश्चन है। मेरी सभी जो लैब असिस्टेंट की क्लास करवाई उनमें से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पर बताया भी है और फुल एनालाइज भी किया है, तो वहाँ पर आप जाकर के दोबारा क्लास देख भी सकते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति मुख्यतः उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाई जाती है? तो इसमें सी है वो करेक्ट आंसर होगा, सागौन के वन, जहाँ पर वर्षा है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा मिलती है, और वहाँ पर शुष्क और कंटीली झाड़ियों के क्षेत्र की वनस्पति पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के पर्वतीय वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों को सत्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ए और डी है वो सत्य है, यानी हिमालय के गिरिपथ में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, सही है। और उसके बाद में डी है, उच्च चारागाह ऋतु प्रवास के लिए गुज्जर और बकरवाल जनजातियों के प्रयोग किए जाते हैं। तो गुज्जर और बकरवाल जो जनजातियां हैं वो ऋतु प्रवास सर्वाधिक करते हैं, क्योंकि वो पशुपालन प्रजाति मानी जाती है, जनजाति मानी जाती है, इसलिए वो ऋतु के अनुसार है वो प्रवास करती है, तो इसलिए ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए सी डी, यानी ए मंजरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, सही है। कोयना नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, गलत है। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इसलिए बी गलत है। भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है, सही है। और भवानी सिंह कावेरी नदी की भवानी नदी है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है, तो सही है। तो ए सी डी है वो सही होगा, इसलिए बी है, सी है वो करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत पोषणीय विकास के संबंध में सत्य है? तो इसका सही आंसर है डी, ए बी डी, यानी विकास की सहकल्पना गतिशील है, आरंभ में विकास की सहकल्पना आर्थिक समृद्धि की पर्याय थी, और डी में पूछा गया सतत विकास पारिस्थितिकीय सामाजिक और आर्थिक पक्षों को ध्यान में रखता है, तो ये सही है। डी में है बर्टलैंड रिपोर्ट का नाम स्वीडन के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया, तो ये गलत है, नहीं, ये नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में रखा गया था बर्टलैंड रिपोर्ट, तो इसका नाम था नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री बर्टलैंड, उसके नाम के आधार पर ही ये नाम रखा गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है वो डी एस सी, इसका गलत होगा, ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में कौन सा भारत में 1973 में खोजा गया और 1976 में वहां उत्पादन शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मुंबई हाई में। तो मुंबई हाई में जो तेल उत्पादन 1973 में खोजा गया था और 1976 में वहां पर उत्पादन शुरू हुआ था। तो इसका मुंबई हाई सही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ए सही है, ए बी, इसका डी सही होगा, ए और सी। यानी भारत की तुलना में श्रीलंका एचडीआई सूचकांक अधिक है, सही है। कम एडीआई वाले देश रक्षा की बजाय सामाजिक क्षेत्रों में अधिक व्यय करते हैं। सी है, राजनीतिक संग्रह और अस्थिरता एडीआई मूल्यों को कम करते हैं। राज्य क्षेत्र में आकार के प्रति व्यक्ति आय मानव विकास के प्रत्यक्ष संबंधित माना जाता है। तो ए सी इसका सही होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करते हैं प्रतिकर्ष कारक कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा सुमेलित करने के लिए बी ए करेक्ट आंसर है। प्रतिकर्षक यानी प्राकृतिक आपदाएं आती है तब लोग दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं, तो प्राकृतिक यानी प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। अपकर्षक होता है, वो होता है शांति और स्थायित्व, यानी लोग वहां पर आते हैं जहां पर जिस क्षेत्र में शांति होती है, रोजगार की अच्छी सुविधाएं होती है। प्रतिभा पलायन होता है, वो होता है दक्ष कार्यबल के रूप में। तो प्रतिभा पलायन के दक्ष कार्यबल के रूप में रोजगार की तलाश में लोग है वो जाते हैं। ऋतु प्रवास होता है जहां पर पशुपालक सर्वाधिक होते हैं और ऋतु के अनुसार गायों को या जो जानवर होते हैं पालतू उनको चराने के लिए चारा क्षेत्र होता है वहां पर लेके जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो इसका ए है, डॉक्टर महबूब उल हक ने। तो मानव विकास की अवधारणा है पाकिस्तान अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब उल हक ने की थी 1990 में मानव विकास सूचकांक, और इसके सहयोगी थे वो थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रावल रतन सिंह, बी में है महाराणा प्रताप, सी में राणा सांगा और डी में महाराणा कुंभा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो सबसे पहले थे रावल रतन सिंह, फिर उसके बाद में महाराणा कुंभा बी, सॉरी डी, उसके बाद में राणा सांगा और उसके बाद में अंत में महाराणा प्रताप। तो ए डी सी ई सी बी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो व्यवस्थित आप देख सकते हैं, रावल रतन सिंह 1302 से 1303, महाराणा कुंभा 1433 से 1468, राणा सांगा 1509 से 1528, महाराणा प्रताप 1572 से 1597 के बीच में। तो ये इसका कालक्रम है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण काल के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गागरोन किला, जूनागढ़, चूरू, सिवाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो सबसे पहले है वो है सिवाना का किला, 10वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। उसके बाद में गागरोन का किला ए, 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। उसके बाद में भी जूनागढ़ का किला जो 1589 से 1594 के बीच में हुआ। उसके बाद में अंत में चूरू का किला 1739 में बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमेलित करने मंदिर है और जिले दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। अगर देखें ए का एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो है उदयपुर में, बी में हर्षदाता का मंदिर है वो है दौसा में, किराड़ू मंदिर है वो है बाड़मेर में, और संचिया माता का जो मंदिर है वो है जोधपुर में। और ये बाड़मेर है, जोधपुर और दौसा, उदयपुर राजस्थान जिला दर्शन की क्लास मैंने करवा रखी है और वहाँ पर ये सभी चीज़ें मैंने करवाई है, मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में, वहाँ का इतिहास, वहाँ के भूगोल, सब के बारे में। तो वहाँ से आप राजस्थान जिला दर्शन की क्लास जाकर के भी नोट देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेखक है और पत्रिका दे रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर सी के रूप में है। ए है प्रकाश जैन, जो पत्रिका थी वो अजमेर की लहर के नाम से जाना जाता है। कमर मेवाड़ी है, उसे कांकरोली की संबोधन के रूप में। हरीश भादानी जो बीकानेर की वातायन के रूप में,
विजेंद्र है वो भरतपुर की ओर से है। तो यानी पत्रिका और लेखक हैं विजेंद्र ने कौन सी भरतपुर की ओर से इसका पत्रिका का संपादन किया था। प्रकाश जैन है अजमेर की लहर के नाम से। कमर मेवाड़ी है उन्होंने कांकरोली की संबोधन के रूप में। हरीश बदानी है उन्होंने बीकानेर की वातायन पत्रिका का संबोधन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्यटन स्थल है और दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट जो आंसर है ए है। तो अगर देखें आना सागर झील कहाँ है, अजमेर में है। माही बांध कहाँ है, तो वो है बांसवाड़ा में। मंचकुंड मंदिर कहाँ है, धौलपुर में है। सीताबाड़ी कहाँ है, बारा में है। और राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में चारों जिले मैंने करवाए हैं, वहाँ पर आपको ये सभी झीलें आपको दिखाई देगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। तो आप टिक लगा लीजिए क्वेश्चन पेपर में, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नीचे मैंने एनालाइज भी किया है। आना सागर झील किसने निर्माण करवाया, माई बजाज सागर का किसने निर्माण करा, कहाँ है, मंचकुंड धौलपुर में तीर्थों का भांजा कहते हैं। सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा बांसवाड़ा में, शहरी जनजाति का इसे कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है राजस्थान की सीमावर्ती राज्य, तो उसकी अगर बात करें तो सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो इसका बी है वो करेक्ट आंसर होगा। ए बी ई यानी उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, पंजाब इसकी सीमा बनाता है, गुजरात इसकी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश इसकी सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश इसकी सीमा नहीं बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, तो आसान से क्वेश्चन है, यानी नए लैब असिस्टेंट का जो पेपर आया है निम्न स्तर का है, नए उच्च स्तर का है, मध्यम स्तर का आपने अगर अच्छी तरीके से तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आप अपना स्कोर है वो मुझे कमेंट के रूप में जरूर बताओगे कि मुझे इतने सही हो रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो पंजाब की सीमा यहाँ लगती है, हरियाणा की सीमा ये लगती है, उत्तर प्रदेश की यहाँ लगती है, मध्य प्रदेश की यहाँ लगती है और गुजरात की यहाँ लगती है। हिमाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। 39 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम किस वर्ष स्थापित किया गया था। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है लैब असिस्टेंट में, ये पुराना क्वेश्चन है पुराने मॉडल पेपर के आधार पर। तो इसकी स्थापना सी है वो 1964 में की गई थी। तो 1 अक्टूबर 1964 की इसकी स्थापना की गई थी। और उसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वो है जयपुर में। नेक्स्ट चलते हैं। एक तरफ अभ्यारण्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनको सुमेलित करने हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य घना राष्ट्रीय पार्क है वो क्या जयपुर में है, तो इसे सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो यह केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है उसका 3 नंबर है भरतपुर में है, तो आप सुमेलित कर सकते हैं। बी के अगर नाहरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो वो है जयपुर में, आप सुमेलित कर सकते हैं। सी की सरिस्का राष्ट्रीय पार्क है तो उसका है 2 नंबर यानी अलवर में है ये। रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो वो 4 नंबर सवाई माधोपुर में है। तो केवलादेव है भरतपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, सरिस्का है अलवर में, रणथंबोर है सवाई माधोपुर में। करेक्ट आंसर होगा सी। 41 नंबर क्वेश्चन है मार्केटिंग ईयर 2024-25 यानी मार्च 2025 के अनुसार भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों में राजस्थान का राज्यवार खरीद में कौन सा स्थान है। तो खरीद में कौन सा स्थान है, तो वो है चतुर्थ स्थान। यानी किस तरह से खरीद करा है, सबसे पहले है मध्य प्रदेश, उसके बाद में पंजाब आता है, उसके बाद में हरियाणा आता है और राजस्थान है वो चौथे स्थान पर है। तो चौथा स्थान आता है। 42 नंबर क्वेश्चन है भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है। तो वो है सी वोलेस्टोनाइट के लिए। तो वोलेस्टोनाइट उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो वो है सिरोही में। तो सिरोही में 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आप देख सकते हैं 1722 मीटर है। 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य पक्षियों के संवर्ग के रूप में जाना जाता है, एक घना राष्ट्रीय पार्क के रूप में, और ये कहाँ है, भरतपुर जिले में है। ठीक है ना, तो याद रखना भरतपुर में है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने हैं नदी और उद्गम स्थल है कहाँ पर, कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो अगर एक है देखें चंबल नदी का जनापाव की पहाड़ियाँ, बनास नदी का खमनोर की पहाड़ियाँ, बाणगंगा नदी का विराटनगर से बेराट की पहाड़ियों से, पार्वती नदी है वो विंध्याचल श्रृंखला से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए होगा।
तो ये भी मैंने करवाया है नदियों के बारे में, हर जिले के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में मार्च 2019 तक वन क्षेत्रफल के अनुसार उच्चतम से निम्नतम व्यवस्थित कीजिए। तो वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसमें है? तो अगर बात करें तो ए इसका करेक्ट होगा, यानी उदयपुर 1 नंबर, 12, फिर उसके बाद में करौली, फिर उसके बाद में अलवर और अंत में है चित्तौड़गढ़। तो आप यहाँ देख सकते हैं उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, फिर अलवर है, प्रतापगढ़ इस विकल्प नहीं है पर तो तीसरे नंबर पर आता है, 12, करौली और चित्तौड़गढ़। तो फुल एनालाइज के साथ में मैं आपके साथ में ये लैब असिस्टेंट 9 मई को ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ था, और ज्योग्राफी से संबंधित मेरी क्लास आप अटेंड रोजाना कीजिएगा। आपको हर क्लास यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है शाम को 7:30 बजे, और इसी से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं मेरी क्लास से। लैब असिस्टेंट की मैंने तैयारी करवाई थी, सीटी की तैयारी आपको करवा रहा हूँ मैं रोजाना, तो आप क्लास को अवश्य देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, क्रमबद्ध भूगोल उपागम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट के द्वारा। तो क्रमबद्ध भूगोल के रूप में इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी कॉस्मोस के रूप में। तो क्रमबद्ध भूगोल के रूप में अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को जाना जाता है, और प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत जाना जाता है कार्ल रिटर को। तो याद रखना इस चीज को। करेक्ट आंसर बी होगा। अगला है, निम्नलिखित कारकों में से किस पर मृदा निर्माण प्रक्रिया निर्भर नहीं करती है? तो सी है प्लेट विवर्तनिक के रूप में। तो मृदा कारक है निर्भर नहीं करती है, वो प्लेट विवर्तनिक के रूप में नहीं करती है। जलवायु है मूल चट्टान और कालावधि के रूप में करती है, परंतु प्लेट विवर्तनिक के रूप में नहीं करती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में निम्नलिखित सही कथनों की पहचान कीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा ए सी डी। तो ए सी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना ए इसका करेक्ट है विकल्प। 50 नंबर क्वेश्चन है, कथन है अस्तरंगे भूकंपीय तरंगे जो ठोस पदार्थों के मध्य में चलती है। कारण पूछा है, परावर्तन तरंगों का प्रक्षेपित करता है यानी लौटाता है, जबकि अपवर्तन के कारण तरंगे विभिन्न दिशाओं में चलती है। तो ए आर दोनों सही है, पर तो आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका बी है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें अस्तरंग के बारे में पूछ रहा है। ये ठोस पदार्थों में चलती है पर तरल पदार्थों में लुप्त हो जाती है, परंतु यहाँ पर अपवर्तन के कारण तरंगे विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो इसमें किसी अस्तरंग के बारे में नहीं पूछा है, इसलिए इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, और 51 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, और कारण है एशिया में बहुत स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से है, परंतु एशिया की बात करें तो एशिया में कम स्थानों पर अधिक लोग और अधिक स्थानों पर कम लोग निवास करते हैं। तो सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में आधिकारिक ऋतुओं का महीनों में मिलान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। ए का है, शीत ऋतु में दिसंबर से अप्रैल के मध्य होती है। ग्रीष्म ऋतु या मानसून पूर्व की बात करें तो अप्रैल से जून जुलाई के मध्य होती है। मानसून की बात करें तो जून से सितंबर के मध्य होती है, और मानसून के बाद की बात करें तो अक्टूबर और दिसंबर के मध्य होती है। तो ये इसका ऋतु चक्र है वो चलता रहता है, इसलिए ए है वो करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच में विविधता के तत्व सामान्य है। कारण है प्रायद्वीपीय पठार वर्षण और विभंगों के साथ उत्थापन और निम्नता के अपवर्ती चरणों से गुजर चुका है। तो इसका ए है वो करेक्ट आंसर होगा। ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला समूह को अरब सागर अपवाय तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाय तंत्र को अलग किया जाता है? तो कौन सा अपवाय तंत्र या पर्वतमाला है जो दोनों को अपवाय तंत्र को अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ए बी डी, यानी अरावली करती है, विंध्यन श्रृंखला करती है और सह्याद्री करती है। परंतु लघु हिमालय वो राजस्थान में इसका कोई भी स्थान नहीं है, तो इसलिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ये प्रवाह विभाजित नहीं करते, क्योंकि ये सबसे उत्तर में है। और उत्तरी जो नदियां हैं जो अरब सागर में भी गिरती है, क्योंकि जो
सतलज नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सभी जो अरब सागर में गिरती है, और गंगा है, यमुना है, ये जो सभी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये प्रभावित नहीं करती है, परंतु अलग कौन सी करती है? अरावली करती है, विंध्याचल श्रृंखला करती है और सह्याद्री करती है, इसलिए बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के निम्नलिखित प्रमुख हवाई पत्तनों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी बर्लिन, पेरिस, फिर जेनेवा और मैड्रिड। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर करें तो उत्तर में 52 डिग्री नॉर्थ में है वह है बर्लिन, फिर 48 डिग्री है वह है पेरिस, फिर आता है जेनेवा और 46 डिग्री, और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आता है मैड्रिड। तो बर्लिन कहाँ है? तो वो जर्मनी में है, सबसे उत्तर में है, पेरिस फ्रांस में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और मैड्रिड स्पेन में है। तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में निम्नलिखित भू आकृतिक विशेषताओं में किस उपस्थिति के कारण सामान को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सिप्रिकाओं में लादना पड़ता है। तो यहां पर छोटे मालवाहक के रूप में, सिप्रिकाओं के रूप में वहां पर जो सामान होता है उसको लादना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिप्रिकाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून प्रत्यावर्तन या लौटने के महीने अक्टूबर से नवंबर है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा शरद वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ए आर दोनों सही है। आर एक सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लौटते हुए मानसून के बारे में पूछ रहा है, परंतु यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में पूछा जा रहा है। तो ए आर दोनों सही है, परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पनामा नहर के बारे में कथन का सही सत्य कथन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ए डी, यानी पनामा नहर पूर्व अटलांटिक महासागर को पश्चिम प्रशांत महासागर से जोड़ती है, सही है। डी की बात करें, पनामा नहर लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है, सही है। ई की बात करें, इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा करवाया गया था। परंतु अगर बी और सी की बात करें, पनामा नहर पनामा सिटी और बर्ग के बीच संयोजक के रूप में किया गया, ये गलत है। और इसकी लंबाई 92 किलोमीटर, ये भी गलत है, क्योंकि इसकी लंबाई है वो 82 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है और एक तरफ स्टेशन दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो बी है, क्योंकि ए है पार साइबेरियन है वो है कजान, बी है पार कनाडियन है वो है रेजिना स्टेशन, इंडियन पैसिफिक के रूप में जाने तो ब्रोकन हिल्स, और ओरिएंट एक्सप्रेस की बात करें तो वो है बुडापेस्ट के रूप में। तो ये इसके करेक्ट आंसर होंगे, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो नोट लगा लीजिए यहाँ पे अपने नोटबुक में या पेपर बुक में। 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, कथन और कारण के लिए में क्षोभमंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर अधिकतम है, भूमध्य रेखीय कटिबंध पर प्रबल सवैन्य धाराएं कार्यशील होती है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि यहाँ पर सवैन्य धाराएं हैं और सवैन्य धाराओं के होने की वजह से क्षोभमंडल की मोटाई है वो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या ए सही माना जाएगा। 61 नंबर है, आधुनिक विनिर्माण और विशेषताएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी उत्पादन की विधियां हैं, तो इसमें वृहद पैमाने का पर उत्पादन होता है। यंत्रीकरण है तो वह उपकरणों का संचालन के उपयोग, तकनीकी नवाचार के रूप में, शोध और विकास के रूप में, संगठनात्मक ढांचा के रूप में, श्रम विशेषीकरण और भ्रम विभाजन के रूप में। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों को प्राचीन मध्यकालीन ब्रिटिश और स्वतंत्रता नगरों के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ए बी सी डी, यानी वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता और चंडीगढ़। तो यानी वाराणसी प्राचीन है, हैदराबाद मध्यकाल का माना जाता है, कोलकाता ब्रिटिश काल का और चंडीगढ़ है वो स्वतंत्रोत्तर के बाद में, यानी स्वतंत्रता के बाद में माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पंचम क्रियाकलापों को हीरक या डायमंड कॉलर पेशा कहा जाता है, सही है। पंचम क्रियाकलापों में उच्च कौशल वरिष्ठ कर्मचारी या कार्यकारी परामर्शदाता और नीति निर्माणदाता सम्मिलित
किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है। ए सही नहीं ली है, आर सही है। डायमंड के रूप में नहीं माना जाता है। डायमंड के रूप में नहीं माना जाता है ए में, यानी सवर्ण कोल्लर श्रमिक के रूप में माना जाता है। तो पंचम क्रियाकलाप के रूप में सवर्ण कोल्लर श्रमिक कहलाता है, इसलिए ए सही नहीं है और आर सही है। तो डी इसका होगा आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में कौन सी उत्तर भारत के राज्यों में एक खरीफ फसल नहीं है? तो वो है सरसों नहीं है। सरसों है वो एक रबी की फसल है, खरीफ की नहीं। चावल, कपास और मक्का है वो खरीफ की फसल है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे गए, मध्य लेवल के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, बट थोड़ा लॉजिक लगाना है आपको। नदी घाटियां विश्व की सबसे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में है। आर में पूछा है, आरामदायक जलवायु क्षेत्र जहां मौसम परिवर्तन अधिक नहीं है, अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं, इसलिए इसका बी है वो सही आंसर होगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, नगरीय मलिन बस्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ए और बी। यानी नगरीय मलिन बस्तियों में खराब सफाई दशाएं, खुले में शौच स्थितियां पाई जाती है। बी में है नियोजित संकरी गलियां और सामान्य विशेषताएं, इसलिए ये दोनों सही है। और ये भारत में नगरीय केंद्र समरूपी और अविकर्ता, ये गलत है। मलिन बस्ती निवासियों को स्वच्छ पेयजल की पहुंचाती है, ये भी गलत है। दूषित होता है पूरा वातावरण मलिन बस्ती में। तो इसलिए ए और बी दोनों सही है, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, मलिन बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंटी होती है, किंतु उनका सबका एक नाम रहता है। पल्ली बस्तियां अक्सर मध्य गंगा मैदान और हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका बी है वो करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित प्रमुख समुद्री पत्तनों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित क्रम में करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी सी डी, यानी विशाखापट्टनम, पारदीप, हल्दिया और कोलकाता, ये प्रमुख पतन है। तो अगर देखें तो सबसे यानी दक्षिण से उत्तर की ओर करना है, तो दक्षिण में विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में सबसे दक्षिण में, पारदीप है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल जो हल्दिया है वो पश्चिम बंगाल में है, और कोलकाता है वो भी पश्चिम बंगाल में है, और ये सबसे उत्तर में मौजूद है, इसलिए ए है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय धूम्र कोहरा वायुमंडलीय प्रदूषण का परिणाम है। जल प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है, इसलिए इसका सी है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए सही है परंतु आर सही नहीं है। यानी जल प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है, ये कोई भी लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, वायु प्रदूषण की वजह से तो हो सकता है, परंतु जल प्रदूषण की वजह से नहीं हो सकता है, तो इसलिए आर गलत है। तो इसलिए इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सुमेलित करने वाले यानी मेग्मा पिंड पूछा गया, एक तरफ विशेषता पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी है। अगर देखें बेथुलित है वो है अधिक गहराई पर गुम्बद के रूप में जो चट्टान बनती है उसको कहते हैं। लेपोलित है वो तस्तरीनुमा जमा होता है आंतरिक भाग में। सील है वो है मोटा सेतीज जमा हो जाता है, उसको सील कहते हैं। डाई के रूप में धरातल के लंबवत ठोस होता है, उससे क्या कहते हैं, डाई के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी होगा। 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपके लिए लैब असिस्टेंट में, कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों को न्यूनतम शुष्क से अधिकतम शुष्क के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, तो वो है ए बी सी डी, यानी ए एफ जलवायु, ए एम जलवायु, बी एस एच जलवायु और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जलवायु। क्योंकि ए एफ जलवायु है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहते हैं, जो भूमध्य रेखा के पास में है। ए एम जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है और मानसूनी होती है, जो कि 30 डिग्री अक्षांश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। बी एस एच जलवायु है वो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु के रूप में होती है, जो 30 से 35 डिग्री, और ये जो होती है गर्म जलवायु होती है, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडलीय दाब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों सत्य हैं। यानी वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, सही है। पवनें उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न वायु दाब क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है, यानी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, सही है। अगर सी की बात करें तो निम्न वायु मंडल में ऊंचाई प्रत्येक 25 मीटर की वृद्धि में 1 MB की दर से कम होती है, ये गलत है। यानी 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 MB वायु दाब कम होता है। और ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता बल की तुलना में क्षैतिज दाब प्रवणता बल अधिक होता है, ये गलत है। यानी ऊर्ध्वाधर दाब बल होता है वो क्षैतिज दाब बल से अधिक होता है, कम नहीं होता है। तो ए और बी इसका सही होगा, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ और प्रदर्शित कारक पूछ रहे हैं, सुमेलित करना है, तो इसका बी है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रेखा है वो समय क्रम आंकड़े दर्शाती है। बी की बात करें तो बी में है संयुक्त दंडारेख के रूप में है विभिन्न घटकों को एक दंड में। पाई के रूप में देखें तो मूल्यों को वर्त का प्रयोग को दर्शाता है। प्रवाह सचित्र की बात करें तो आलेख एवं मानचित्र का एक मिश्रण होता है, तो इसलिए बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। नोट लगा लीजिए आप बी। निम्नलिखित में से किस स्थान में पर बड़ी संख्या में काले और लाल रंग के मिट्टी के बने हुए बर्तन पाए गए हैं? तो वो है आहड़ सभ्यता में। और आहड़ सभ्यता मैंने करवा रखी है और आहड़ सभ्यता जाकर के आप देख सकते हैं। और आहड़ सभ्यता में लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं। तो आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर में है, याद रखना। तो इसलिए इसके सी है वो करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, राणा सांगा किस वंश के प्रमुख शासक थे? तो वो है डी, गुहिल राजवंश के। तो गुहिल राजवंश के हैं राणा सांगा है वो शासक माने जाते हैं, तो गुहिल वंश के हैं। तो ये आधा सफर हमने तय कर लिया 75 क्वेश्चन। और 75 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि 75 क्वेश्चन में से मुझे इतने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ज्योग्राफी से संबंधित है और जो पर्टिकुलर जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं उसके लिए किसी तरह की कोई मुझे नहीं लगता कि दिक्कत हो। उसके लिए मेरी क्लास जो पहले मैंने लगाई है उन्हीं क्लास में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता को हिंदुओं का नागराज और मुस्लिमों का गोगा पीर के रूप में पूजा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, गोगा जी को। तो गोगा जी को हिंदुओं में नागराज के रूप में और मुसलमानों में गोगा पीर के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 28 मई को। तो 28 मई को है वो क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? नसीराबाद छावनी से हुआ था। तिथि कौन सी थी? 28 मई 1957 था, सॉरी 1857 थी। नेतृत्व किसने किया था? तो 15वीं बंगाल नेटिव यानी इन्फेंट्री के रूप में भारतीय सैनिकों के द्वारा किया गया था। और उसमें राजस्थान के एजीजी के रूप में जाने तो पैट्रिक लॉरेंस थे। तो ये पूरी संपूर्ण एनालाइज है इस क्लास के बारे में। 78 नंबर क्वेश्चन जो है वो है सुमेलित करने हैं, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ए। गौरी देवी की बात करें तो वह है मांड गायक के रूप में। कोमल कोठारी की अगर बात करें तो वो है लोक संस्कृति के प्रवर्तक मानी जाती है। कृपाल सिंह शेखावत की बात करें तो वो नीली मिट्टी के बर्तन के लिए हैं। और कपूर चंद पुलिस की बात करें तो वो पत्रकारिता के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो सिरलाल जोशी राजस्थान की किस लोक कला से संबंधित हैं? तो सिरलाल जोशी है वो है सी, फड़ के लिए। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है सिरलाल जोशी के बारे में भी, क्योंकि ये जोशी जो शर्मा या पंडित है वो फड़ कला के लिए जाना जाता है। और भीलवाड़ा जिला दर्शन की क्लास में आप जाकर के भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है, फड़ के लिए जाना जाता है सिरलाल जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गठ बीठली और अजमेरू राजस्थान के किस दुर्ग के अन्य नाम हैं? तो इसका करेक्ट नाम है बी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। तो तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीठली और अजमेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी खानवा, खातौली, पानीपत का प्रथम, हल्दी घाटी और सारंगपुर का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी ई। सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद में है वो खातौली का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद में पानीपत प्रथम का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद में खानवा का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। कब कब लड़ा गया आप यहाँ पर देख रह सकते हैं। सारंगपुर का युद्ध 1437 में, खातौली का युद्ध 1517 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। किन किन के विरुद्ध लड़ा गया तो ये भी आपको याद रखना है। तो फुल एनालाइज के रूप में मैं लेकर आया हूँ ये क्लास, क्योंकि आप बच्चों को किसी तरह की कोई डाउट नहीं हो क्वेश्चन के बगैर, क्योंकि अलग कोचिंग वाले होते हैं वो गलत आपको करवा देते हैं और आप उसको ABC के रूप में मान लेते हो। तो मैंने यहाँ पर फुल एनालाइज के रूप में आपको बताया कि ये युद्ध यहाँ और ये शासक यहाँ से था, इनके मध्य लड़ा गया था, इसलिए आपको। नेक्स्ट है विवाहें और लोकगीतों के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ABC, यानी प्रेम आकांक्षा बनी गीतों के परिलक्षित में होती है। रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित होने पर बिलोता गीत गाया जाता है, सही है। जनवासा देखने जाने पर जला गीतों का उल्लेख होता है, सही है। बालक की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत को जच्चा कहा जाता है, नहीं होता है। मृत्यु पर नहीं, जन्म पर गाया जाता है, ठीक है ना, यानी खुशी के उपलक्ष्य पे गाया जाता है, जिसे जच्चा कहा जाता है। तो बन्नी है, बन्ना या बन्नी है गीत है, वो विवाह पर गाया जाता है। बिदोला है, वो विवाह के दावत दी जाती है उसमें गाया जाता है। और जला है वो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखते समय गाया जाता है। पर तो इसमें जो गलत है वो डी है, जिसमें बालक की मृत्यु पर नहीं, जन्म पर जच्चा है वो जज्जा गाया जाता है। तो ABC इसका सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में सही कथन को चुने। ए है ये मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बी है प्रथम चरण 1897 से 1915 तक था। 1894 के राव गोविंद दास के निधन के पश्चात इसमें कटुता थी। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है ABD, यानी सी इसका गलत है। विद्या प्रचारिणी सभा बाल वाला तकनीकी रूप में भिन्न है, ये गलत होगा इसका, ठीक है। ABD है इसका करेक्ट है, तो इसलिए ए है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही कथन का चयन करना है, तो इसमें सही कथन A और B दोनों सही है, यानी उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह गोपनीय रूप से असहयोग आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। B है टोंक राज्य के लोगों ने असहयोग आंदोलन को अनुमोदित किया था। तो इसका A और B दोनों सही है, C D दोनों गलत हैं। यानी 1919 में राजस्थान सेवा संघ स्थापित किया गया, गलत है। बीकानेर में राजतिलक जन जागरण शीघ्रता से हुआ था, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर A B दोनों है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा A होगा, A और B। 85 नंबर जो क्वेश्चन है, राजस्थान किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वो है डी, तांबा उत्पादन में। तो तांबा उत्पादन में सबसे बड़ा है वो मध्य प्रदेश है, उसके बाद में राजस्थान आता है। तो मध्य प्रदेश तांबा में, फिर राजस्थान है द्वितीय पर। सीसा जस्ता में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, एकाधिकार है जी सीसा जस्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाड़ौती के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी पठार के रूप में जाना जाता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। तो दक्षिणी पूर्वी में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इसके जिले आते हैं जो कोटा संभाग के अंतर्गत है, जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। तो इसलिए ये सही होगा 86 नंबर क्वेश्चन का ए। 87 नंबर जो क्वेश्चन है, झील और जिला दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी है, सुमेलित करने हैं। पंचभद्रा है वो कहाँ है? जोधपुर में है। सिलीसेट झील है अलवर में है। कायलाना झील है बाड़मेर में है। लूणकरण झील बीकानेर में है। तो ये सुमेलित है, सी बी है, यहाँ पर गलत हो गया, बी होगा इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर सी किस गए बी कर लेना, बी होगा, यहाँ पर बी किस गए सी कर लेना, ये टाइप गलत हो गया थोड़ा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी होगा, सॉरी बी होगा। तो आपको मैंने ये सुमेलित करके बताया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
सब चीज़ें बताई कौन से ज़िले में। और ये राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में मैंने सभी ज़िले करवाए हैं और सभी जिलों के बारे में भी यहाँ पर बताया, खारे और मीठे पानी के कौन कौन से ज़िले में। तो आप सीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आप क्लास है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ बांध और परियोजना, बांध दे रखा है और एक तरफ नदी दे रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए होगा, क्योंकि ए है बीसलपुर जो बांध है वो कौन सी नदी पर है, तो बनास नदी पर है। सिद्धमुख नोहर परियोजना है वो है रावी व्यास नदी पर है। मेजा बांध है कोठारी नदी पर है। पांचना बांध है तो वह है गंभीरी नदी पर, इसलिए करेक्ट आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नस्ल और पशुधन के बारे में पूछा गया था, 89 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। सुरती जो नस्ल है वो है भैंस की, मगरा है वो है बकरी की, लोही है वो है भेड़ की, और कच्छी है वो है ऊंट की नस्ल। सॉरी इसका सी होगा भाई, ये ना, ये सी होगा इसका करेक्ट आंसर। यानी सुरती है वो होगा भैंस की नस्ल है सुरती, और बी मगरा है वो होगा भेड़ की नस्ल, मगरा भेड़ की नस्ल है। लोही है वो है बकरी की नस्ल, और कच्छे है वो है ऊंट की नस्ल। तो याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन है हमारे लिए। अरावली श्रृंखला की विशेषताओं पर चर्चा करनी है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ए बी सी। यानी कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है, क्योंकि 692 किलोमीटर होती है, तो लगभग अगर बात करें तो 700 किलोमीटर, तो सही है ए। विश्व की सबसे पुरातन वलित पर्वतमाला, सही है, दोनों ए और बी। यह राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, सही है, सी बी। और गुजरात के मैदान से उत्तर प्रदेश तक विस्तारित है, ये गलत है, डी। तो डी जिसमें नहीं है वो होगा, इसमें डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, सही है। तो ए बी सी और ई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 91 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की मरुस्थलीकरण के कारणों पर विचार करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ए बी सी डी। यानी बढ़ती जनसंख्या है, मृदापर्दन है, अतिचारण है और निर्वनीकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण मरुस्थल होता है, मृदापर्दन के कारण होता है, अतिचारण होता है यानी पशुओं का, और निर्वनीकरण के कारण भी यानी पेड़ों की कटाई के कारण भी होता है। तो ई इसका नहीं है, क्योंकि जो बालू टीला है उसका स्थिरीकरण यानी एक स्थान पर स्थिरीकरण होता है, तो मरुस्थल का विस्तार कारण ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मरुस्थल का जो विस्तार होता है उसमें बालू के टीले होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपर्दन है उसका होता रहता है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। 92 नंबर जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की निम्नलिखित परतों में कौन सी तरल अवस्था में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बाहरी कोर। जो बाहरी कोर है वो इसकी तरल अवस्था में है, क्योंकि ये अधिक गहराई में स्थित होने की वजह से ये तरल अवस्था में है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाहरी कोर के रूप में। आप यहाँ पर डायग्राम देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत और विद्वान के बारे में पूछा है। सागर तल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया है, तो वो होगा हेरी हेस ने दिया था, तो 3 नंबर होगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, वेगनर का है। सवेन धारा सिद्धांत किसने दिया था, तो वो है पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी ने दिया था। प्लेट विवर्तनिक किसने दिया था, तो वो दिया था, सॉरी इसके जो ए में आप देख सकते हैं सागर तल प्रसरण सिद्धांत दिया था, वो दिया था हेरी हेस ने। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, वेगनर ने। सवेन धारा सिद्धांत दिया था आर्थर होम्स ने, और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने दिया था। तो याद रखना, ये यहाँ पर सुमेलित कर रखे हैं, ये देख सकते हैं। आर्थर होम्स से महाद्वीपीय विस्थापन, सवेन धारा, आर्थर होम, प्लेट विवर्तन मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब हम 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के संबंध में सही कथनों पर पहचान कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी ए और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ए और बी इसका करेक्ट है, तो इसलिए सी इसका करेक्ट होगा। तो नोट लगा लीजिए आप सी पर टिक। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक भूआकृतिक प्रक्रिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पटल विरूपण।
और पटल विरूपण है वो बहिर्जनिक यानी बाहरी जो आवरण होता है उस पर होती है पटल विरूपणी, भूआकृतिक नहीं मानी जाती इसको। पटल विरूपणी होती है वो आंतर्जनित होती है, ठीक है। बाह्यजनित होती है वो अपर्दन, निक्षेपण और वृद्धिशरण होता है, ये तीनों होती है बहिर्जनित। जो बल लगता है यानी पृथ्वी की धरातल पर जो बाहरी बल लगता है उसे बहिर्जनिक कहते हैं, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल लगता है उसे अंतर्जनित कहा जाता है, उसमें पटल विरूपणी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित करने वाले, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगर हम सुमेलित करें, निम्नीकरण है उसका होगा उच्चावच लक्षणों का अपक्षय, बी तलोचन के रूप में देखें तो द्रोणियों का भरा जाना, सी वृद्धशरण के रूप में देखें तो गुरुत्व के मलबों का नीचे की संचलन होना, अवसर्पण के रूप में देखें तो वो होगा पार्श्व अवतरण के फिसलना। ये देखो अवसरण, अवसरण यानी पार्श्व किनारों का जो चट्टानें टूट करके नीचे की ओर फिसलना, और उसके साथ साथ में निम्नीकरण क्या होता है, उच्चावच लक्षणों का अपक्षय करना, यानी उच्चावच लक्षण अपक्षय करना इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद में तलोचन क्या होता है, द्रोणियों का भर जाना, तो द्रोणी होती है जो घाटी होती है इस तरह से, वो मलबों के रूप में भर जाना उसे कहते हैं। और उसके साथ में वृद्धशरण क्या होता है, जो चट्टानें होती है ऊपरी उसका जो मलबा होता है वो गुरुत्व बल से नीचे की ओर खिसकना इस तरह से, तो वो होता है वृद्धशरण के रूप में। तो इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है महासागरों की तलियां विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं, खाइयों, मैदानों के साथ उबड़ खाबड़ होती है, ठीक है। विवर्तनिक, ज्वालामुखी और निक्षेपण कारक महासागरीय तलियों की सक्रियता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, किसी तरह के पूछने का नहीं है, तो ए इसका कारण होगा। क्योंकि महासागर की जो तली होती है वहां पर भी समतल नहीं है, क्योंकि वहां पर भी पर्वत श्रृंखला भी है और घाटियां भी है, मैदानी भाग भी पाए जाते हैं, वहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट भी होता है, निक्षेपण कारक भी होता है, विवर्तनिक घटनाएं भी होती है इस तरह की। ये महासागरीय तली है, आप नीचे देख रहे हैं, इस तरह की घाटियां भी मिलेगी, पर्वत श्रृंखला भी मिलेगी, ज्वालामुखी का विस्फोट भी होगा, तो सब चीजें होती है, ठीक है ना। तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, ए इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है महाद्वीपीय मगनतट महासागरीय अर्ध स्तर के 4 प्रमुख भागों से सबसे उथला है। बी में महाद्वीपीय मगनतट बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा लाए गए अवसादों के समान मोटाई से ढका हुआ है, तो इसका सी है वो करेक्ट है, ए सही है, आर ए गलत है। तो ए सही होगा, आर ए गलत होगा। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अटलांटिक महासागर की निम्नलिखित धाराओं को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सी है वो करेक्ट आंसर, ए बी सी डी, यानी लेब्राडोर की धारा, ये देखो उत्तर में है सबसे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है, किनारे ठंडी जलधारा है, ये देख सकते हो किनारे ठंडी जलधारा है, विषुवत रेखा प्रतिधारा गर्म जलधारा है, ये देख सकते हो भूमध्य रेखा के पास में है। उसके बाद में ब्राजील की जलधारा आप देख सकते हो, ये ब्राजील की जलधारा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से हमें लेना है, तो ये व्यवस्थित रहेगी, तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, महासागरीय परिसंचरण एक अक्षांशीय पेटी से दूसरी में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। महासागरों के पूर्वी भागों में गर्म जलधाराएं तथा पश्चिमी भागों में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती है, तो इसका सी है वो करेक्ट आंसर, ए सही है, आर ए सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं ए सही, आर सही नहीं है, यानी महासागरों के पूर्वी भागों में गर्म जलधाराएं तथा पश्चिमी भागों में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती है, तो ये जरूरी नहीं है ठंडी और गर्म की, यानी हम देखते हैं महासागरों के पूर्वी जो भाग होते हैं वहां पर ठंडी जलधाराएं चलती है, गर्म नहीं चलती है, और महासागरों का जो पश्चिमी भाग होता है वहां पर ठंडी नहीं गर्म जलधाराएं चलती है, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो महासागरीय जलधारा का टॉपिक भी मैंने करवाया है, वहां पर आप ठंडी और गर्म जलधारा के रूप में देख सकते हैं। तो अब आप कमेंट के रूप में बताइए कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अगर 100 में से आपके क्वेश्चन लगभग अगर बात करूं तो 80-85 आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। 100 में से 80-85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी 80 से आप ऊपर हैं तो आप वेरी मोस्ट आपका सिलेक्शन श्योर है। अब आप 50 क्वेश्चनों का आगे मैं कह नहीं सकता हूं, मैं मिलान करवाऊंगा आपसे, तो आप 100 क्वेश्चनों का आप कमेंट में बताइए कि मेरे कितने सही हो रहे हैं। तो आप मुझे बताओगे, अपना नाम बताओगे और मुझे उसमें अपना मार्क बताओगे कि मुझे 100 में से इतने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। 101 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित जल परिवहन मार्गों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। इसमें ए हम देखें तो याकोहामा से वैंकूवर, यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर। इसके बाद में डी आएगा सिंगापुर से पनामा। उसके बाद में डी आएगा शंघाई से होनोलुलु, और उसके बाद में सिंगापुर से पनामा। उसके बाद में आएगा बी सिडनी से ऑकलैंड, और उसके बाद में आएगा मेलबर्न से मॉन्टेविडियो। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सके याकोहामा से वैंकूवर है वो 35 से 50 डिग्री, शंघाई से होनोलुलु है 31 से 21 डिग्री। और किस तरह से व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। सिंगापुर से पनामा 1 डिग्री से 9 डिग्री उत्तर में, सिडनी से ऑकलैंड दक्षिणी गोलार्ध में 33 डिग्री 37 डिग्री साउथ में, मेलबर्न से मोंटेविडियो 37 डिग्री से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। तो इस तरह से हम व्यवस्थित है इसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 के रूप में। 102 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करने हैं। इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी ओडेसा है यूक्रेन में है, बाकू है वो कैस्पियन तट पर है, मुकदेन है वो चीन में है, ताशकंद है वो है उज्बेकिस्तान में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओडिशा यूक्रेन में, बाकू कैस्पियन तट पर है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, और मुकदेन है वो चीन में है। तो इस तरह से आप सुमेलित कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 103 नंबर क्वेश्चन, डिग्री चैनल के निम्नलिखित में किन 2 द्वीपों को अलग करता है, यानी 10 डिग्री जो चैनल है वो किन 2 द्वीपों को अलग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी अंडमान और निकोबार को। तो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान निकोबार दोनों को अलग करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अंडमान है और ये है निकोबार, सॉरी ये अंडमान है और ये दक्षिण में है वो निकोबार है, और 10 डिग्री चैनल आप देख रहे हैं डिग्री, तो ये इन दोनों को अलग करता है अंडमान निकोबार को। ठीक है ना, उत्तर में अंडमान दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। 104 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सीमा अंतर्गत क्षेत्र तट से कितने समुद्री मील तक विस्तारित हैं। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो बी है 12 समुद्री मील तक। तो यानी 12 समुद्री मील तक है वो भारत का तट है वो विस्तारित है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। श्रीलंका भारत की मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। ठीक है, श्रीलंका दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है, ये गलत है, उत्तर हिंद महासागर में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी है, ए सही है, आर है गलत है। तो यानी श्रीलंका है वो उत्तर में है, 0 डिग्री के उत्तर में है, तो उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है, दक्षिण हिंद महासागर में स्थित नहीं है। और भारत और श्रीलंका के मध्य जो अलग होता है, जो मन्नार की खाड़ी और पाके जल संधि से होता है। तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अपवाह तंत्र प्रतिरूपों में कौन सा घटित होता है जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी एक झील या गर्त में विसर्जित होती है। तो इसका है अभिकेंद्री, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी सभी जो प्रतिरूप होता है वो आंतरिक भाग में केंद्र में आते हैं तो उसे अभिकेंद्री के बोलते हैं। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 107 नंबर, सुमेलित करने हैं, तो इसका ए है वो सही होगा। ए में वृक्ष छाल है कुनेन और कारक के रूप में, पत्तियां हैं वो औषध और प्रसाधन के रूप में काम में ली जाती है, नट होता है वो भोजन और तेल के रूप में, वृक्ष जो तना होता है उसे रबड़ या रेसिन बनाने के काम में उपयोग होता है। तो इसलिए ए है इसका करेक्ट आंसर होगा। 108 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ए बी डी। ठीक है ना, ए बी और डी इसका करेक्ट है, परंतु सी गलत कैसे, अक्षांश से शुद्ध विकिरण संतुलन ध्रुवीय प्रदेश में अधिशेष दर्शाता है, तो ये गलत होगा। ठीक है ना, तो इसका बी है वो करेक्ट आंसर होगा 108 का। 109 क्वेश्चन चलते हैं, तो सुमेलित करने हैं वायुमंडलीय परिसंचरण और प्रबलन के रूप में। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ए है ITCZ, इसमें आता है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। हैंडली सेल है वो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। फेरल सेल है वो है शीतोष्ण प्रदेश में। निम्न वायुदाब केंद्र है वो है चक्रवात के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 110 नंबर क्वेश्चन,
ओस तब बनती है जब घास की पत्तियों और पेड़ों की पत्तियों जैसे ठंडी सतहों पर जल की बूंदें निक्षेपित हो जाती है। ठीक है, सही है। ओस निर्माण में ओसांक बिंदु सदैव हिमांक बिंदु से नीचे होता है, ये गलत है। तो ए से ये आर ए गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 111 है, तो उसमें है प्रमुख जनजातियों के संदर्भ में सही कथन की पहचान करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है वैसी ए सी, यानी एस्किमो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी हिस्सों में पाए जाते हैं, सही है। और सी में है बुशमैन कालाहारी मरुस्थलों में पाई जाती है, ए और सी सही है। एस्किमो स्थानांतरित कृषि करते हैं, नहीं, ये आखेटक जनजाति है जो सील और व्हेल मछलियों का शिकार करती है। बुशमैन बागवानी कृषि करती है, नहीं करती है, ये भी कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है और आखेटक है। तो इसलिए सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, और नियोजन कालक्रमों के प्रारंभ वर्षों के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो कालक्रम में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, उसके बाद में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उसके बाद में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और ए है कृषि जलवायु नियोजन कार्यक्रम। तो आप ये देख सकते हैं 1964-65 में जो कार्यक्रम चलाया गया था गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, 1973-74 में जो कार्यक्रम चलाया गया था वो था सूखा संभावित विकास कार्यक्रम, 1974-75 में जो कार्यक्रम चलाया गया था वो था पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और 1988 में जो कार्यक्रम चलाया था वो था कृषि जलवायु कार्यक्रम। तो इसलिए इसका जो व्यवस्थित है वो इसमें डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, लोहे एसक और भारत में अवस्थिति के रूप में देखें तो इसमें ए सही होगा। गुरु महिसानी जो लोहे एसक जो खान है वो कहाँ है, मयूरभंज में है। उसके बाद में किरुबुरु है वो है पश्चिम सीए भूमि क्षेत्र में, बोनाई है वो है सुंदरगढ़ कोजूर क्षेत्र में, राजहरा है वो है बालोद दुर्ग में। तो इसलिए ए है वो करेक्ट आंसर होगा। गुरु महिसानी मयूरगंज ओडिशा में, किरुबुरु पश्चिम सीए भूमि झारखंड में, बोनाई सुंदरगढ़ कोजूर ओडिशा में, राजहरा डल्ली राजहरा जो बालोद दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलापों के बजाय कृषि प्रत्यक्षतः भूमि पर अधिक आश्रित हैं। आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्वामित्व की सामाजिक महत्ता होती है तथा यह साख और प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुरक्षा कारक भूमिका निभाता है। ए आर दोनों से आर एक सी की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 114 का बी है। 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौगोलिक डाटा यानी आंकड़े के गैर डिजिटल रूप हैं, कौन सा गैर डिजिटल रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ए बी, यानी स्थलाकृतिक मानचित्र, और बी है हवाई छायाचित्र। तो ये भौगोलिक डेटा आंकड़े गैर डिजिटल के रूप में नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए और बी, डी इसका करेक्ट आंसर है। 116 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के ग्रामीण शहरी संगठन के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। जनसंख्या का उनके निवास स्थान के अनुसार संगठन सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का महत्वपूर्ण सूचक है। बी है भारत जैसे देश जहाँ पर 52% आबादी गाँव में रहती है 2011 के अनुसार। 2011 में भारत में 93.2% गाँव बसे हुए हैं। ग्रामीण जनसंख्या का वितरण देश भर में एक समान है। नगरीकरण का सापेक्ष परिमाण और ग्रामीण शहरी प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के संकेंद्रण को नियंत्रित करता है। तो इसलिए सी है इसका करेक्ट आंसर है, ए सी ई। तो ए सही है, सी सही है और ई सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन, 117 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट है वो है सी ए बी, उपग्रह संचार द्वारा संचार के अन्य माध्यमों के उपयोग का विनियम किया जाता है। और बी में है भारत में ये आर्थिक और रणनीतिक कारणों को बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ए बी सही है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 118 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करना है, ए इसका सही होगा। ए में है बिंदुकित, इसमें आता जनसंख्या वितरण के लिए, वर्णमात्री है जनसंख्या घनताओं के लिए, समगंभीरता रेखाएं हैं वो है महासागरीय उच्चावच के लिए, गतिक मानचित्र है वो है यात्रियों
की संख्या के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 119 नंबर क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। करेक्ट आंसर होगा सी, बी और सी सही है। बी यानी है ऑपरेशन फल के रूप में जानी जाती है। आज भारत विश्व में दूध उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। तो ये दोनों सही है, तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 120 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित कोयला खदानों को उत्तर से दक्षिण में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए इसका सही है, ए बी सी डी, यानी माकूम, जंजी, सिंगरौली और सिंगरेनी। तो उत्तर से दक्षिण माकूम है, असम में है। जंजी है, असम में माकूम से थोड़ा दक्षिण में है। सिंगरौली है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। सिंगरेनी है, वो तेलंगाना सबसे दक्षिण में है। तो उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें, ए बी सी डी होगा। 121 नंबर क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। आर है, जीवाश्म ईंधन अधिक समान रूप से वितरित है तथा पर्यावरणीय अनुकूल है। तो ए आर दोनों ए सही है, लेकिन आर ए गलत है। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ए सही है, आर ए गलत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लैब असिस्टेंट का एग्जाम आपका कैसा हुआ? आप उन दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया है, वो आपने मिलान कर सकें। और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपको क्लास जो मैंने ज्योग्राफी की पहले करवा रखी है, लैब असिस्टेंट की अलग से तैयारी भी करवाई है, सीटी की तैयारी है वो चल रही है, तो वहाँ से आप क्लास अवश्य देखिएगा। और 80 से 90% क्वेश्चन है लैब असिस्टेंट में वहीं से आए हुए हैं। तो आप जाकर के दोबारा क्लास देख सकते हैं। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लैब असिस्टेंट की जो क्लास मैंने लगाई थी उसमें 90 से 80% जो क्वेश्चन थे वहीं से हूबहू क्वेश्चन है उठाए गए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। भारत में प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्रफल के मापन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग उत्तरदायी है। भू राजस्व विभाग ने भारत के भूमि उपयोगों को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसका बी है, ए आर दोनों सही, आर ए किसी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, सी और डी दोनों सत्य हैं। नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया था, ठीक है। कुल कमान क्षेत्र में सिंचाई 70% प्रवाह प्रणाली के द्वारा, 30% लिफ्ट नहर प्रणाली के द्वारा की जाती है। तो इसमें ये 1948 ये गलत है, 1958 में हुआ था। और हनुमान नगर बैराज से नहीं, हरिके बैराज पंजाब से होता है। तो ये ए भी गलत है, सी डी सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 124 नंबर क्वेश्चन है, जीआईएस संबंधित कार्यक्रम को सही युग्म का चुनाव करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, ए बी सी डी ई चारों ही सही है। सही कालक्रम यानी स्थानिक आंकड़ा इनपुट, अभिलक्षण आंकड़ों का प्रविष्ट करना, आंकड़ा सत्यापन और संपादन के रूप में, स्थानिक और अभिलक्षण आंकड़ों में संपर्क और स्थानिक विश्लेषण के रूप में। तो ए बी सी डी ई तीनों सही है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करने मेला और जिला दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगर देखें, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, जीण माता का मेला सीकर में लगता है, बरतरी का मेला है वो अलवर में लगता है, डिग्गी कल्याण जी का मेला है वो कहाँ लगता है? टोंक में लगता है। तो राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में मैंने सभी मेले और संस्कृति, कला संस्कृति भी करवाई हुई है, राजस्थान की जिला दर्शन की क्लास में देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, राजवंश और शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका सी है वो करेक्ट आंसर है। ए की बात करें, कछवा राजवंश आमेर में है, तो उसके भारमल शासक था। और बी की बात करें, जाट शाही राजवंश भरतपुर में, तो इसका है चूड़ामन। गुहिल राजवंश की बात करें तो राणा हमीर। राठौड़ राजवंश मेवाड़ क्षेत्र में, तो वह रहा है जोधा के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण संतों को कालक्रमानुसार समय के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें करेक्ट आंसर सी है। तो कालक्रम अनुसार करें, पीपा, उसके बाद में दादू दयाल, उसके बाद में संत माऊजी, उसके बाद में महर्षि नवल राम। तो ये इसमें करेक्ट आंसर होगा सी। तो व्यवस्थित रूप से दिया गया है।
128 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सी है, क्योंकि लेखक को कवि पूछा गया है। गांव कविता या इसके लेखक है गांव के, तो वो है गोवर्धन सिंह शेखावत। मार्ग है, इसके जो लेखक है चंद्र प्रकाश देवल। जुड़ाव के लेखक है वो है पारस अरोड़ा। और हृदरोही के जो लेखक है वो अर्जुन देव चारण को माना जाता है। तो ये इसके करेक्ट आंसर होंगे सी। नेक्स्ट चलते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन है, आर्य जनजाति के रूप में मत्स्य सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेखित किए गए हैं और यह इसके बहुत प्राचीन जनजातियों के संकेत हैं। मौर्य शासनकाल के दौरान मत्स्य जनपद मगध साम्राज्य का एक भाग था। तो इसमें बी करेक्ट होगा, ए आर दोनों सही है, परंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं हो रही। यहाँ पर मत्स्य जनपद के बारे में और ऋग्वेद के बारे में पूछा है, परंतु यहाँ पर सम्राट के बारे में पूछा है मत्स्य जनपद के, तो इसलिए सही नहीं है, बी इसका करेक्ट होगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर के महाराजा अजय सिंह ने अगस्त 1730 में खेजड़ली गांव में खेजड़ली के वृक्ष काटने का आदेश दिया, जिसका बिश्नोई ग्रामीणों ने विरोध किया था। और राजस्थान का खेजड़ली बलिदान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, ए आर दोनों सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें खेजड़ली आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, ग्रामीण उन्होंने विरोध किया था उसके बारे में, और महाराजा के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पर बलिदान के बारे में पूछ रहा है, और संरक्षण बचाने के बारे में पूछ रहा है। तो आर दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं हो रही है। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों के उनकी लंबाई यानी सबसे लंबी से छोटी के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो इसका सबसे लंबी बी चंबल नदी, फिर उसके बाद में माही नदी, फिर उसके बाद में बनास नदी, फिर उसके बाद में लूणी नदी, उसके बाद में बाणगंगा नदी आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंबल नदी 1051 किलोमीटर है, माही नदी 576 किलोमीटर है, बनास नदी 512 किलोमीटर, लूणी नदी 495 किलोमीटर, बाणगंगा 380 किलोमीटर की है। तो आप व्यवस्थित करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब 132 नंबर क्वेश्चन है, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के अनुसार उच्चतम से निम्नतम में व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी देलवाड़ा, उसके बाद में है अचलगढ़, उसके बाद में कुमलगढ़ और बाद में तारागढ़। तो यानी देलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर, अचलगढ़ की है 1380 मीटर, कुमलगढ़ की है 1224 मीटर और तारागढ़ की 873 मीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ए, बी डी ए सी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार यानी बड़ा से छोटा व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। तो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू और उसके बाद में पाली। तो अगर इसमें क्षेत्रफल के अनुसार व्यवस्थित करें तो सबसे पहले जोधपुर आता है, सॉरी बाड़मेर है जिसका क्षेत्रफल इतना है 28,387। फिर 2 नंबर पर जोधपुर आता है 22,850, नागौर 17,718, चूरू 16,830 और सबसे छोटा पाली 12,387। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू और पाली। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें सी और डी समान ही दे रखे हैं। ठीक है, तो आपने सी किया है तो भी चलेगा, डी किया तो भी चलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा 133 नंबर क्वेश्चन है, वो क्षेत्रफल के अनुसार दे रखा है, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर आपको एक बोनस दे सकते हैं जिसका गलत हुआ है, सी और डी दोनों में किया है तो आपको सही माना जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान पशु गणना 2019 के आधार पर निम्नलिखित पशुधन की उनकी संख्या के आधार पर आरोही के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी डी ऊंट, उसके बाद में सी भेड़, उसके बाद में ई भैंस, उसके बाद में बी मवेशी यानी गाय बैल, उसके बाद में बकरियां। तो ये 2019 में घटते आरोही बढ़ते क्रम में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 135 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है और इसका करेक्ट आंसर होगा बी। एक है भृगु की अगर बात करें तो बहुत तीक्ष्ण अथवा लगभग लंबवत आकृति भू आकृति होती है। पठार की अगर बात करें तो समोच्च रेखाएं किनारों
पर पास पास और बीच में दूर दूर होती है। ये तीव्र ढाल होता है समोच्च रेखाएं पास पास में, मंद ढाल होता है वहां पर दूर दूर होती है, तो पठार का रूप है। सी में शंक्वाकार पहाड़ी है, नियमित अंतराल पर समोच्च रेखाएं खींची जाती है। घाटी की अगर बात करें तो वह चार पार्श्विक अपर्दन अधिक होता है के कारण दो पहाड़ियों के बीच में बनना, यानी निम्न भाग होता है उसे घाटी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 136 नंबर क्वेश्चन है, भूस्थैतिक उपग्रह अंतरिक्ष में निम्नलिखित ऊंचाइयों के लगभग कितनी पर स्थापित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होते हैं। तो यानी भूस्थैतिक उपग्रह वो धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू दूर संवेदक संवेदकों के सही कथनों पर पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, ए और डी सही होगा, ए और डी, ठीक है ना। तो ए इसका सही करेक्ट आंसर है। 138 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव भूगोल को मानव समाजों और पृथ्वी के धरातलीय अस्तय के बीच के संबंधों के संप्रेषित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रेडरिक रेटजेल। तो 12वीं की क्लास में ये परिभाषा भी दे रखी है ज्योग्राफी में, बी करेक्ट आंसर है। इसने पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल का पिता माना जाता है। 139, अंडमान निकोबार निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम यानी नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित करना है। तो करेक्ट आंसर ए होगा, यानी माउंट डियावोलो, सी है माउंट कोयोग, ए है सैंडल पीक चोटी और फिर उसके बाद में आएगी डी है माउंट थुइलर और उसके बाद में आएगी सैंडल पीक चोटी। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। तो आप यहां पर देख सकते हो सैंडल पीक है वो सबसे अंत में सबसे ऊंची है, उसके बाद में ये माउंट कोयोको और माउंट डियावोलो। तो आप पर्वत चोटी भी आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में आप देख सकते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए सी ई, यानी उत्तरी मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के जलोढ़ मैदानों से निर्मित है, ठीक है, मिट्टी से। तराई मैदान भाबर के दक्षिण में स्थित पंकिल दशाओं वाला क्षेत्र है, सही है। ई है ब्रह्मपुत्र मैदान नदीय द्वीपों बालू रोधिकाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही माना जाता है। तो ए सी ई ये तीनों सही है, इसलिए ए है वो करेक्ट आंसर होगा। 141 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि लैब असिस्टेंट की आपने जो एग्ज़ाम दिए है और हर विद्यार्थी का सिलेक्शन हो अच्छे मार्जिन से और आपने अच्छी तैयारी की है और ईश्वर ना करे सिलेक्शन न हो। अगर न होता है तो मैं यहाँ पर आपको सीटी की लैब असिस्टेंट की तैयारी बाकायदा करवा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पर शाम 7:30 बजे जुड़ जाइएगा और वहाँ पर क्लास है वो अवश्य रूप में आती है। यहाँ पर है तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान सूखा रहता है और तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर और अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही है, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि तमिलनाडु जो तट है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं हैं दक्षिणी पूर्व पश्चिमी शाखा, तो उसके समानांतर है, तो हवाएं बगैर अवरोध के आगे निकल जाती है और वर्षा नहीं कर सकती है, इसलिए वो तट है वो सूखा रहता है। ए इसका सही होगा। 142 नंबर क्वेश्चन, भारत के भौतिक विभागों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए बी ई। तो ए है हिमालय भारत की उत्तरी सीमा निर्मित करता है, ठीक है, सही है। बी है हिंदुकुश और सुलेमान श्रृंखलाएं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, सही है। और ई है मरुस्थली बालू का क्षेत्र राजस्थान में पाया जाता है, सही है। तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी डी है वो गलत है, यानी पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत के उत्तर पश्चिम में गलत है। हिंद महासागर भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है, नहीं दक्षिण में है, ये भी गलत है। तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 143 नंबर पर। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ गौरी पार्वती से। यह त्योहार होली के 5वें दिन अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, यानी ए सही है, आर गलत है, ठीक है ना।
तो गणगौर कब मनाई जाती है? गणगौर चैत्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन मनाई जाती है, यानी होली के 18 दिन के बाद में मनाई जाती है। तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 144 नंबर है, विभिन्न कलाओं के विकास की दृष्टि से महाराणा कुंभा के शासनकाल स्वर्णिम युग माना जाता है। उद्देश्य के शासनकाल चित्रों और भगवान पुराण के पारिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति से संबंधित है। तो बी ए आर दोनों से आर की सही व्याख्या नहीं मानी जा रही है। 144 नंबर क्वेश्चन है, तो कथनों का चयन करना है, तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए सी डी। तो आप लगा लीजिए ए सी डी इसका सही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 146 2013 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? तो इसका बी करेक्ट आंसर है, यानी जैसलमेर दुर्ग को शामिल किया गया है, कुंभलगढ़ दुर्ग को शामिल किया गया है, गागरोन को शामिल किया गया है, परंतु सिवाना को शामिल नहीं किया गया है। तो यानी चिक्कू गाजराम, ट्रिक याद रखना, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, इनको यूनेस्को 2013 की विरासत सूची में स्थल में शामिल किया गया है, तो सिवाना को शामिल नहीं किया गया है। तो चिक्कू गाजराम याद रख लेना ट्रिक के रूप में। 147 है, भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल परमाणु आपदा मानव जनित आपदाएं हैं। मानव जनित आपदाएं विवर्तनिक संचलन के द्वारा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, ए सही है, आर गलत है। 148 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र भूकंपों के प्रति अति असुरक्षित है, हिमालय प्लेट विवर्तनिक मंडल में अव्यवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ए आर दोनों से आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 149 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित जैवमंडल नीचों के उत्तर से दक्षिण में क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी सी डी, यानी डिब्रू, साइखोवा, मानस, नोकरेक और पंचमंडी। तो ये सही है। डिब्रूगढ़ सोखाई असम में है, मानस असम में है, नोकरेक मेघालय में, पंचमंडी मध्य प्रदेश में है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने के लिए ए करेक्ट आंसर होगा। 150 नंबर क्वेश्चन, तो कौन से कथन भारत के वन्य प्राणी संरक्षण के सत्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ए बी डी सही है। यानी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया, और डी है 2020 में विश्व की कुल बाघ संख्या है 70% भारत में था। तो ये सही है, ये सही नहीं है सी, यानी 2020 में भारत में जैवमंडल नीचियों की संख्या 12, ये गलत है। तो 12 की जगह कितने हैं? 18 संख्या है, ठीक है ना। तो याद रखना 18 है, जैवमंडल नीचियों की संख्या 18 है, 12 नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे लैब असिस्टेंट के एग्जाम 9 मई का ज्योग्राफी का जो आता पूरा एनालाइज 150 क्वेश्चनों पर। आप कमेंट करके बताइए मुझे कि 150 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और एकदम आंसर की ऑथेंटिक है, सही आंसर की है, और आप टिक लगा लीजिएगा और अपना लेवल आप पता कर लीजिएगा। मैंने फुल एनालाइज करवाया है आपके 150 क्वेश्चनों का। मेरी क्लास शाम 7:30 बजे रोजाना आती है, तो आप मेरी रोजाना क्लास देखिएगा और चूक मत जाइए, क्योंकि जिस तरह से आपने लैब असिस्टेंट में गलती की है, आप आगे के एग्जाम में गलती मत करना, क्योंकि 90 से 80% क्वेश्चन है मेरे लैब असिस्टेंट एग्जाम की क्लास में क्वेश्चन आए हैं। तो आप दोबारा देख सकते हो वहाँ से लैब असिस्टेंट की क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।